हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल गांव का उत्कर्ष। मेरी तरफ से आप सब लोगों का हमारे चैनल पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। गाइज, आज की हमारी वीडियो क्लास जीके प्लस शिक्षा मनोविज्ञान के टॉप प्रश्नों की होगी। सभी प्रश्नों का लेवल टॉप स्तर का है, यानी कि सभी प्रश्न ऐसे लिए गए हैं जिनकी कि आपकी आगामी प्रतियोगिता एग्जाम में आने की 100% संभावना है, जिनको कि बहुत ही मजेदार ट्रिक के साथ में हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं। तो गाइज, अब हम आज की हमारी वीडियो पर चलते हैं। इससे पहले आप एक काम कीजिए और जरूर कीजिए, आपके जितने भी दोस्त हैं उनके पास में आप हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। गाइज, आपको हमारी वीडियो देखने से पहले ये काम जरूर करना है कि आपको हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर करना है। गाइज, अगर आप फुल स्क्रीन पर देखकर पढ़ना पसंद करते हैं तो आप हमारी वीडियो को भी अपने मोबाइल की फुल स्क्रीन पर देखकर पढ़ सकते हो। उसके लिए आपको जो भी वीडियो चल रही होती है अपने सीधे हाथ की तरफ मोबाइल में जो वीडियो चल रही है उसके नीचे आपको एक वर्गाकार चिन्ह दिखाई देगा। आप उस पर क्लिक कीजिए और इसके बाद में आप उसे जूम कर लीजिए, तो आपको हमारी जो वीडियो है वो आपके मोबाइल की फुल स्क्रीन पर वॉच होगी। और गाइज, अगर आप चाहते हैं कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को और बेहतर बनाएं तो गाइज, आप सब लोग हमारा ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। अपने सभी दोस्तों के पास हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइज, अब हम हमारे आज के प्रश्नों पर चलते हैं। तो गाइज, आज का हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, जिसे आप हमारी मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं। लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय शासन संस्थाओं के विकास का एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसे किस नाम से जाना जाता है। तो गाइज, आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो ये है कि जो लॉर्ड रिपन है उन्होंने 1882 में जो स्थानीय शासन की संस्था है उनके विकास का एक प्रस्ताव तैयार किया था, उसे किस नाम से जाना जाता है, यह इस प्रश्न में पूछा गया है। तो गाइज, जो इसकी हमारी ट्रिक होगी, जो कि बहुत ही शानदार सी ट्रिक है, स्त्रियों के थान से कपड़ा मैना ने काटा। और जो इसका उत्तर होगा वो होगा स्थानीय शासन का मेघना कार्टा। तो गाइज, अब हम एक बार फिर से इस प्रश्न को अच्छे से समझ लेंगे। गाइज, जो हमारा प्रश्न था कि लॉर्ड रिपन ने 1882 में स्थानीय शासन संस्थाओं के विकास का एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसे किस नाम से जाना जाता है। तो गाइज, इसकी ट्रिक थी हमारी स्त्रियों के थान से कपड़ा मैना ने काटा, यानी कि जो स्त्रियों के कपड़े होते हैं उनका थान का कपड़ा था, उसमें से जो मैना है उसने क्या करा, कपड़ा काटा। तो इससे हम रिलेटेड करके याद रख लेंगे कि जो स्थानीय शासन का मेघना कार्टा है वो 1882 में लॉर्ड रिपन ने जो स्थानीय शासन संस्थाओं के विकास का एक प्रस्ताव तैयार किया था उसे कहा जाता है। स्त्रियों के थान से कपड़ा मैना ने काटा, यानी कि स्थानीय शासन का मेघना कार्टा। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि दूसरे नंबर का है, वो इस प्रकार से है। भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन जब जोड़ा गया उस समय हमारे देश के भारत के प्रधानमंत्री
कौन थे? तो गाइस इसकी ट्रिक है मोर देखे साइने, और इसका उत्तर होगा वो होगा मोरारजी देसाई जी। तो गाइस अब हम एक बार फिर से इस प्रश्न को समझ लेंगे। जो हमारा प्रश्न था, भारतीय संविधान में 44वां संविधान संशोधन जब जोड़ा गया उस समय हमारे देश भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, यह हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है। और गाइस इसकी ट्रिक है मोर देखे साइने। तो गाइस आप जानते हैं कि सारे लोग घूमने के ज्यादा शौकीन होते हैं, और ये जो तो इन्होंने मोर देखा, मोर देखे साइने, तो इससे हमारा हो जाएगा मोरारजी देसाई जी। और मोर देखे साइने, तो अगर इसमें से हम खे हटा दे तो भी हमारा हो जाएगा मोरारजी देसाई। तो आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, जो कि तीसरे नंबर का है, वो इस प्रकार से है। राजस्थान में पंचायती राज का सूत्रधार किस चरण को माना जाता है? और इसकी ट्रिक है भाग्यवती का राज, और जो इसका उत्तर होगा वो होगा भगवती चरण का। जो हमारा तीसरे नंबर का प्रश्न था उसमें हमसे पूछा गया है कि जो राजस्थान में पंचायती राज का सूत्रधार है वो किस चरण को माना जाता है, तो इसकी जो हमारी ट्रिक है भाग्यवती का राज। तो गाइस आप सब जानते हैं कि भाग्यवती पत्नी को भी कहा जाता है, तो पत्नी का ही राज होता है। इस प्रकार से आप याद रख लेंगे कि जो भगवती चरण है उसे पंचायती राज का सूत्रधार माना जाता है राजस्थान के अंदर। आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है जो कि चौथे नंबर का है, वो इस प्रकार से है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान के राज प्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह ने राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जयपुर में की थी? तो गाइस जो हमारा प्रश्न था वो इस प्रकार से था कि जो भारत का संविधान है उसके कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान के जो राज प्रमुख थे, जो कि एकमात्र राज प्रमुख है महाराजा सवाई मान सिंह जी ने जो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जयपुर में की थी, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत की थी? तो इसकी ट्रिक है दोष एक चोर मेहमान पर, और जो इसका उत्तर होगा वो होगा अनुच्छेद 214। तो गाइस अब हम एक बार फिर से इस ट्रिक को समझ लेंगे। दोष एक चोर मेहमान पर, दो से हो जाएगा हमारा दो और सै से हो जाएगा 100, यानी कि 200, और एक चोर से हो जाएगा हमारा 1-4, और इस प्रकार हम जोड़कर याद रख लेंगे कि जो 214वां अनुच्छेद है। और मेहमान से हम याद रख लेंगे कि जो राजस्थान के राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह जी है, उन्होंने जो राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को जयपुर में की थी, वो अनुच्छेद 214 के अनुसार की थी, यानी कि जो जिसकी हमारी ट्रिक थी दोष एक चोर मेहमान पर, यानी कि 214। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 5वें नंबर का है, वो इस प्रकार से है। दल बदल से संबंधित विवाद को सुलझाता है, और इसकी ट्रिक है 10 बहाने करके दिल ले गई, और जो इसका उत्तर होगा वो होगा 10वीं अनुसूची। और गाइस अब हम एक बार फिर से इस प्रश्न को समझ लेंगे। तो गाइस जो हमारा प्रश्न था वो इस प्रकार से है कि दल बदल से संबंधित विवाद को सुलझाता है, यानी कि दल बदल से संबंधित जो विवाद है उसको कौन सी अनुसूची सुलझाती है? तो गाइस जिसकी ट्रिक थी हमारी 10 बहाने करके दिल ले गई। तो गाइस आपने बॉलीवुड का ये गाना सुना होगा जो कि बहुत फेमस गाना है, 10 बहाने करके दिल ले गई कुड़ी। तो 10 से हमारा हो जाएगा 10वीं अनुसूची, और बहाने करके यानी कि अगर आपको दल बदलना हो तो आप बहाने ही करोगे। इस प्रकार से आप जोड़कर याद रख सकते हैं कि 10 बहाने करके दिल ले गई कुड़ी, यानी कि 10वीं अनुसूची, और जो दल बदल से संबंधित विवाद को सुलझाती है।
आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 6 नंबर का है वो इस प्रकार से है, बजरंग पशु मेला राजस्थान के किस जिले में बढ़ता है। तो गाइस जो हमारा 6वें नंबर का प्रश्न था उसमें पूछा गया है कि जो बजरंग पशु मेला है वो राजस्थान के किस जिले में बढ़ता है। तो इसकी ट्रिक है बजरंगा को बाय मेवा, और इसका उत्तर होगा मेवाड़। गाइस हम एक बार फिर से अच्छे से इस प्रश्न को समझ लेंगे। जो हमारा प्रश्न था बजरंग पशु मेला राजस्थान के किस जिले में बढ़ता है, और जिसकी हमारी बहुत ही शानदार सी ट्रिक है बजरंगा को बाय मेवा। तो गाइस जो बजरंगा है उनको मेवा खाना पसंद है, इस प्रकार से आप जोड़कर याद रख लोगे कि जो आपका कोई दोस्त होगा उसका नाम होगा बजरंगा और उसको क्या पसंद है, मेवा खाना। तो इस प्रकार आप जोड़कर याद रख लोगे कि जो बजरंग पशु मेला है वो मेवाड़ में भरता है। आज का हमारा जो 7वें नंबर का क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस चित्रशैली की विलक्षणता है, और इसकी ट्रिक है ऊंट बिका खाली, और उसका उत्तर होगा वो होगा बीकानेर शैली। तो गाइस अब हम अच्छे से एक बार फिर से हमारे प्रश्न को समझ लेंगे। जो हमारा प्रश्न था कि ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस चित्रशैली की विशेषता है। तो गाइस ऐसी कौन सी चित्रशैली है जिस पर ऊंट की खाल पर चित्रांकन किया जाता है। तो इसकी ट्रिक है ऊंट बिका खाली, यानी कि गाइस आप इसे ऐसे जोड़कर भी देख सकते हैं कि आपके पास अगर ऊंट हो तो ऊंट के साथ में ऊंट गाड़ी भी होती है। तो आपने जब ऊंट बेचा तो सिर्फ ऊंट ही बेचा, वो ऊंट गाड़ी नहीं लेकर गया, यानी कि ऊंट गाड़ी उसके पास में पहले से ही मौजूद होगी, इसलिए वो आपसे ऊंट गाड़ी नहीं लेकर गया और खाली आपका ऊंट ही ले गया। तो यानी कि जो हमारी ट्रिक है वो है ऊंट बिका खाली। तो इससे हमारा हो जाएगा जो बीकानेर शैली। आज का हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 8वें नंबर का है वो इस प्रकार से है, जूमिंग कृषि प्रणाली मुख्यतः अपनाई जाती है। तो गाइस इसकी ट्रिक है झुमका पड़ा बगल में, और इसका जो उत्तर होगा गाइस वो होगा बंगाल। और गाइस अब हम एक बार फिर से अच्छे से इस प्रश्न को समझ लेंगे। गाइस जो हमारा प्रश्न था कि जूमिंग कृषि प्रणाली मुख्यतः कहां पर अपनाई जाती है। तो इसकी ट्रिक थी झुमका पड़ा बगल में, और जो इसका उत्तर होगा वो होगा बंगाल। तो गाइस आप इसे आसानी से याद कर लोगे। आज का हमारा जो 9वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार से है, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। ट्रिक होगी हमारी अजय का मामला, और इसका उत्तर होगा वो होगा अजमेर। तो गाइस जो हमारा प्रश्न था कि जो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र है वो कहां पर स्थित है। तो अजय का मामला से हमारा हो जाएगा मसाला, और अजय से हमारा हो जाएगा अजमेर। आज का हमारा जो 10वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार से है, राजस्थान कृषि ऋण माफी योजना 2019 में किसानों के अधिकतम किस राशि तक के कृषि ऋण माफ किए जाने की योजना है। तो उसकी ट्रिक है राजा माफी दे दो, और जो इसका उत्तर होगा वो होगा 2 लाख। अब गाइस हम एक बार फिर से अच्छे से इस प्रश्न को समझ लेंगे। जो हमारा प्रश्न था कि जो राजस्थान कृषि ऋण माफी योजना है उसमें 2019 में किसानों के अधिकतम किस राशि तक के कृषि ऋण माफ किए जाने की योजना है। तो ये हमारा प्रश्न था, और गाइस जिसकी ट्रिक थी राजा माफी दे दो। तो गाइस आप सबको इतना तो मालूम होगा ही कि जो प्राचीन काल है उसमें राजा कृषि पर बहुत ज्यादा ऋण लगा देते थे, और जो किसान होते थे उनकी जो हालत थी वो ऋणों के कारण बहुत ज्यादा खराब होती थी। तो जो वो किसान थे वो राजा के पास जाते थे कि राजा माफी दे दो, यानी कि जो किसान ऋण योजना है तो दे दो से हमारा हो जाएगा 2 लाख। तो गाइस अगर आप सब लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप सब लोग
अपने दोस्तों के पास में हमारी वीडियो को शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गाइस, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है, जो कि 11वें नंबर का है, वो इस प्रकार से है। अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिए गए सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? तो गाइस, हमसे इस प्रश्न में पूछा गया है कि जो अल्बर्ट बांडुरा का सिद्धांत है उसे किस नाम से जाना जाता है, जिसकी हमारी ट्रिक है अवलोकनात्। जो इसका उत्तर होगा वो होगा अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत। तो गाइस, इस प्रश्न को भी आप बड़ी आसानी से याद कर लोगे, यानी कि जो अल्बर्ट बांडुरा द्वारा दिया गया सिद्धांत यानी कि अवलोकनात्, और इससे हमारा हो जाएगा अवलोकनात्मक सिद्धांत। आज का हमारा जो 12वें नंबर का क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। उपयुक्त कथन का उत्तर हाँ या नहीं में दीजिए। तो इसकी ट्रिक है, परी के व्यवहार में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, और इसका उत्तर होगा नहीं। और गाइस, अब हम एक बार फिर से अच्छे से इस प्रश्न को समझ लेंगे। हमारा प्रश्न था कि जो परिपक्वता से जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसको अधिगम कहा जाता है या नहीं, तो उसे अधिगम नहीं कहा जाता। और जो इसकी हमारी ट्रिक थी, परी के व्यवहार में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। तो गाइस, इस प्रकार से हम इसे जोड़कर भी देख सकते हैं कि जो परी है वो अपने ससुराल में गई तो उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि जो परिपक्वता से जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे अधिगम नहीं कहा जाता। आज का हमारा जो 13वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार से है। हमारी स्मृति का कौन सा हिस्सा हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भंडार है? तो गाइस, इसकी ट्रिक होगी प्रसा करे भंडारा, और जो इसका उत्तर होगा वो होगा प्रासंगिक स्मृति। तो गाइस, अब हम एक बार फिर से अच्छे से हमारे आज के इस प्रश्न को समझ लेंगे। तो गाइस, जो हमारा प्रश्न था कि हमारी स्मृति का कौन सा हिस्सा हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भंडार है, और जिसकी हमारी ट्रिक है परसा करे भंडारा। और गाइस, अगर आपके दिमाग में भंडारा शब्द आ जाए तो आप सब चीजों को भूल जाओगे, सिर्फ आपको भंडारा ही याद रहेगा या भंडारा करने वाला ही याद रहेगा, और जीवन की कोई भी घटना आपको याद नहीं रहने वाली है। तो इस प्रकार से आप जोड़कर याद रखोगे कि परसा करे भंडारा, यानी कि जो हमारे जीवन में घटित घटनाओं का भंडार है उसे हम प्रासंगिक स्मृति में रखते हैं। यानी कि आपसे कोई भंडारे का नाम ले दे तो फिर आपके साथ में कोई सी भी घटना घटो, लेकिन आपको तो भंडारे में जाना ही जाना है। और आज का हमारा जो 14वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार से है। निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा में प्रावधान है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने हेतु किसी भी बालक से किसी प्रकार की फीस का व्यय का भुगतान नहीं लिया जाएगा? तो गाइज, जो हमारा 14वें नंबर का क्वेश्चन था वो इस प्रकार से था कि जो निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009, उसकी कौन सी धारा में प्रावधान है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने हेतु किसी भी बालक से किसी भी प्रकार की फीस या व्यय का भुगतान नहीं लिया जाएगा? तो ये हमारा क्वेश्चन था, जिसकी हमारी ट्रिक होगी शिक्षा शुरू के 3 फीस 2, और जिसका उत्तर होगा धारा 3 का भाग 2। तो गाइस, अब हम अच्छे से एक बार फिर से इस प्रश्न को समझ लेंगे। जो हमारा प्रश्न था कि जो निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसकी कौन सी धारा में प्रावधान है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है पूरी करने हेतु किसी भी बालक से किसी प्रकार
की फीस या व्यय का भुगतान नहीं लिया जाएगा। उसका प्रावधान कौन सी धारा में है? तो इसकी ट्रिक है शिक्षा शुरू के 3% यानी कि जो शिक्षा है वो किसी दुकान पर काम करती है और जो उसका मालिक है उसने उसे शुरू के 3% लाने के लिए कहा, यानी कि शुरू के 3% है वो दो। अब आप आपके हिसाब से कुछ भी मान लीजिए कि शिक्षा कौन सी दुकान में काम करती है, या आप अपने हिसाब से ही मान लीजिए। तो इसका उत्तर होगा वो होगा धारा 3 और भाग 2। जो हमारी ट्रिक है शिक्षा शुरू के 3% यानी कि जो धारा 3 है उसका जो भाग 2 है उसमें यह प्रावधान है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी बालक से किसी भी प्रकार की फीस या व्यय का भुगतान नहीं लिया जाएगा। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 15वें नंबर का है वो इस प्रकार से है, कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किसके विकास से संबंधित है? और इसकी हमारी ट्रिक है कोहली की नेट प्रैक्टिस, और जो इसका उत्तर होगा वो होगा नैतिक विकास। तो गाइज एक बार फिर से हम अच्छे से इस प्रश्न को समझ लेंगे। जो हमारा प्रश्न था कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किसके विकास से संबंधित है? तो इसकी ट्रिक थी हमारी कोहली की नेट प्रैक्टिस। आप जानते हैं कि विराट कोहली भारत के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक है, तो वो नेट की प्रैक्टिस करते ही है। तो इससे जोड़ लेंगे हम कोहली की नेट प्रैक्टिस, नेट यानी कि नैतिक विकास। जो कोलबर्ग का सिद्धांत है वो नैतिक विकास से संबंधित है। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 16वें नंबर का है वो इस प्रकार से है, B.F. स्किनर का अधिगम सिद्धांत मुख्यतः प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था, जबकि हल का सिद्धांत किस पर आधारित था? तो इसकी जो हमारी ट्रिक है गणपत की गणना, जो इसका उत्तर होगा वो होगा गणितीय गणनाओं पर। तो गाइस जो B.F. स्किनर का सिद्धांत है वो प्रयोगशाला प्रयोगों पर आधारित था, और जो हल का सिद्धांत है वो गणितीय गणनाओं पर आधारित था। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है जो 17वें नंबर का है वो इस प्रकार है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते थे? तो जो इसकी ट्रिक है सूर्यग्रहण के प्याज, जो इसका उत्तर होगा वो होगा संज्ञानात्मक विकास। तो गाइज जो जीन पियाजे हैं वो संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। तो गाइज जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है वो इस प्रकार से है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यह परिभाषा निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक की है? और जो इसकी हमारी ट्रिक होगी जो कि बहुत ही शानदार सी ट्रिक है, मैं डगड़िया के आचार का व्यापार करता हूँ, और जो इसका उत्तर होगा वो होगा मैकडूगल। अब हम अच्छे से एक बार फिर से इस प्रश्न को समझ लेंगे। जो हमारा प्रश्न था कि जो मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है यह परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक की है? तो जिसकी हमारी ट्रिक थी मैं डगड़िया के आचार का व्यापार करता हूँ। तो मैं डगड़िया से हमारा हो जाएगा मैकडूगल, और आचार से हमारा हो जाएगा आचरण, और व्यापार से हमारा हो जाएगा व्यवहार। तो इस प्रकार हम इन शब्दों की मदद से बड़ी ही आसानी से इस प्रश्न को याद कर लेंगे, यानी कि जो मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है यह परिभाषा मैकडूगल जी ने दी है, और जिसकी हमारी ट्रिक है मैं डगड़िया के आचार का व्यापार करता हूँ। तो इसकी मदद से हम बड़ी आसानी से इस प्रश्न को याद रख लेंगे। आज हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो इस प्रकार से है, परिस्थिति के सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में आते हैं? तो जो इसकी ट्रिक है परी मांगे माइको। तो गाइस आपको पता है इससे पहले वाले प्रश्न में हमने परी को ससुराल भेज दिया था, लेकिन यहाँ पर तो परी
अब वापस मायके आना चाहती है, यानी कि परी मांगे मायको। और जो इसका उत्तर होगा वो होगा माइक्रो सिस्टम। अब हम एक बार फिर से समझ लेंगे जो हमारा प्रश्न था कि जो परिस्थिति के सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में आते हैं। तो गाइस आपको ऊपर पता ही है कि परी को हमने ससुराल भेजा था, तो अब वो वहां पर मायके जाने की मांग कर रही है, यानी परी मांगे मायको। तो जो मायको, तो इससे हमारा हो जाएगा माइक्रो सिस्टम। और जो हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न है वो इस प्रकार से है, फ्रायड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया है। तो गाइज जो हमारा प्रश्न था वो इस प्रकार से है कि फ्रायड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया है। तो इसकी ट्रिक होगी चेतन का फायदा मनु की सुनने में। तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा चेतना। अब हम अच्छे से एक बार फिर से इस प्रश्न को समझ लेंगे। तो गाइस जो हमारा प्रश्न था, फ्रायड ने किस पद का उपयोग मन की संरचना के अपने सिद्धांत का वर्णन करने के लिए किया, यानी कि गाइस जो फ्रायड महोदय है उन्होंने जो अपनी मन की संरचना का सिद्धांत है उसका वर्णन करने के लिए किस पद का उपयोग किया था। तो इसकी जो हमारी ट्रिक है चेतन का फायदा मनु की सुनने में, यानी कि जो चेतन है वो मनु का हस्बैंड है, तो उसका फायदा इसी में है कि वो मनु की बात सुने। वरना तो आप जानते ही हो कि एक पत्नी की नहीं सुनने में पति को क्या क्या नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो जो चेतन है उसका फायदा इसी में है कि वो मनु की सुने। तो इससे जो हमारा उत्तर होगा वो हो जाएगा चेतना, यानी कि जो फ्रायड ने जो अपनी मन की संरचना के सिद्धांत का वर्णन करने के लिए जिस पद का उपयोग किया है वो है चेतना। और जो आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो इस प्रकार से है, शिक्षार्थी विषय वस्तु की अवधारणा को समझ रहा है, यह किस प्रकार के अधिगम प्रतिफल का प्रकार है। इसकी ट्रिक है बुद्ध समझाए, और उत्तर होगा बौद्धिक कौशल। तो गाइस जो हमारा प्रश्न था वो यही था कि जो शिक्षार्थी है उसे जो विषय वस्तु है उसकी अवधारणा समझ में आ रही है, तो यह किस प्रकार का अधिगम प्रतिफल है। तो इसकी का जो उत्तर होगा वो होगा बौद्धिक कौशल। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो इस प्रकार से है, जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है, यह क्रिया कहलाती है। इसकी ट्रिक है नींद आना। और जो उसका उत्तर होगा वो होगा निदानात्मक। तो गाइज जो हमारा 5वें नंबर का प्रश्न था वो इस प्रकार से है कि जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है, यह क्रिया कहलाती है। तो गाइज जब बालक के किसी क्षेत्र की कमजोरियों का पता लगाया जाता है तो वह क्रिया कहलाती है निदानात्मक क्रिया। आज का हमारा जो 6 नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार से है कि जो सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के किस पक्ष का ध्यान रखा जाता है। तो गाइस इसकी ट्रिक है सत्तू नीर में तरे। तो जो इसका उत्तर होगा केवल निरंतरता का। सत्तू से हमारा हो जाएगा सतत, नीर में तरे से निरंतरता का। आज का हमारा जो 7वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार से है, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो जो इसकी ट्रिक है मूल को डुगलवा दीजिए, और जो इसका उत्तर होगा वो होगा मैकडूगल। तो गाइज जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं वो मैकडूगल है। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 8वें नंबर का है वो इस प्रकार से है, ड्रेवर ने कल्पना को कितने वर्गों में बांटा। तो जो इसकी जो हमारी ट्रिक होगी जो कि बहुत ही शानदार सी ट्रिक है, कल्पना के 2 ड्राइवर। और जो इसका उत्तर होगा वो होगा 2, यानी कि जो कल्पना है
उसके पास कितने ड्राइवर हैं? 2। तो इससे हम जोड़कर याद रख लेंगे कि जो ड्राइवर ने कल्पना को 2 भागों में बांटा है। आज का हमारा जो 9वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार से है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार आगमनात्मक विधि खोज और अनुसंधान की विधि है? तो इसकी ट्रिक है, आग की खोज अनु ने भाटे से की। और उसका उत्तर होगा, वो होगा भाटिया। तो गाइस अब हम इस प्रश्न को एक बार फिर से अच्छे से समझ लेंगे। जो हमारा प्रश्न था वो इस प्रकार से था कि कौन से मनोवैज्ञानिक के अनुसार आगमनात्मक विधि खोज और अनुसंधान की विधि है? इसकी ट्रिक थी, आग की खोज अनु ने भाटे से की। तो गाइस लगभग आप सभी को पता है कि जो मनुष्य ने जो आग की खोज की है वो भी भाटे से यानी कि पत्थर से ही की है। तो इस प्रकार से जोड़कर याद रख लेंगे कि जो हमारी ट्रिक है उसमें आग की खोज जो अनु है उसने भाटे से की। तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा भाटिया। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है जो 10वें नंबर का है वो इस प्रकार से है, ए बायोग्राफी स्केच ऑफ इनफेक्ट किसने लिखी? जो इसकी ट्रिक है डार्लिंग। और जो इसका उत्तर होगा वो होगा डार्विन। तो गाइस ए बायोग्राफी स्केच ऑफ इनफेक्ट यानी कि बायोग्राफी जीवनी को कहते हैं गाइस। स्केच आप जानते ही हो कि जो पेंसिल से या आर्ट के द्वारा आपके जो चेहरे का ऐसा की ऐसा चित्र बना दिया जाता है उसे स्केच कहा जाता है। तो जो आपके जीवन पर किसी के स्केच का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है तो वो डार्लिंग ही होगी। तो इस प्रकार से आप जोड़कर याद रख सकते हैं कि जो एक बायोग्राफी स्केच ऑफ इनफेक्ट है वो डार्विन की पुस्तक है। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो इस प्रकार है कि एक बालक काली गाय, काला कुत्ता तथा काली वस्तु को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। तो इसकी जो हमारी ट्रिक होगी वो होगी उदय का सामान। और जो इसका उत्तर होगा वो होगा उद्दीपक का सामान्यकरण। तो गाइस इस प्रश्न में जो समझने योग्य बात है वो यही है कि जो एक बालक है उसे अगर काली गाय के पास ले जाया जाए या काला कुत्ते के पास ले जाया जाए या किसी भी काली वस्तु के पास ले जाया जाए तो वो उसे देखकर डरने लगता है। तो ऐसा किस कारण होता है? ऐसा इस कारण होता है कि उसको समान उद्दीपक के कारण ऐसा होता है। ऐसा होता है जब भी उसे कोई काली चीज दिखाई देती है तो वो डरने लग जाता है, यानी कि जो उसकी प्रतिक्रिया होती है वो भी समान होती है जब आप उसके पास में समान उद्दीपक ले जाते हो। तो गाइस इसमें जो समझने वाली बात है वो यही है कि जब आपके सामने कोई समान उद्दीपक लाया जाता है तो आपकी जो प्रतिक्रिया होती है वो भी समान होती है, यानी कि जो बच्चों की जो प्रतिक्रिया होती है वो समान होती है। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो इस प्रकार से है, नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी या स्केल है? इसकी ट्रिक है WI सुप्रीम कोर्ट में। और जो इसका उत्तर होगा WISC स्केल। तो गाइस जो हमारा प्रश्न था इसे हम एक बार फिर से अच्छे से समझ लेंगे। जो हमारा प्रश्न था वो इस प्रकार से था कि जो नवजात होते हैं उनके स्वास्थ्य को जांचने के लिए जो मापनी स्केल प्रयोग में ली जाती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, ये इस प्रश्न में पूछा गया है। तो इसकी हमारी ट्रिक है WI सुप्रीम कोर्ट में। तो W से हमारा हो जाएगा W, I से हमारा हो जाएगा I और सुप्रीम कोर्ट को शॉर्ट में SC। तो इस प्रकार से जोड़कर हम याद रख लेंगे कि जो WISC स्केल है वो नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य को जांचने के लिए
प्रयोग में ली जाती है। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो इस प्रकार से है, नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा में बदलाव की प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, नई स्कीम में आइटम साथ में लेना पड़ेगा। तो इसका उत्तर होगा वो होगा आत्मसातकरण। और अब हम एक बार फिर से अच्छे से समझ लेंगे। तो गाइज जो हमारा प्रश्न था उसमें पूछा गया है कि जो नवीन जानकारी होती है उसको शामिल करने के लिए जो आपका स्कीमा है उसमें बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो इसका उत्तर होगा आत्मसातकरण। जो इसकी हमारी ट्रिक है, नई स्कीम है आइटम साथ में लेना पड़ेगा। तो गाइस अगर आप चाय की पत्ती खरीदने जाते हैं तो उसके साथ में आपको कुछ और सामान लेने के लिए कहता है, यानी कि वो कहता है कि भाई भैया ऐसी ही स्कीम है, इसमें आपको चाय के साथ में इस आइटम को भी लेना पड़ेगा तभी आपको चाय मिलेगी। तो इस प्रकार से आप जोड़कर भी याद रख सकते हैं। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो इस प्रकार से है, रचनावाद का जनक किसे माना जाता है। तो इसकी ट्रिक है रचना जी के प्याज। और इसका उत्तर होगा वो होगा जीन पियाजे। तो गाइस हम इस प्रश्न को एक बार फिर से अच्छे से समझ लेंगे। जो प्रश्न था रचनावाद का जनक, तो इसकी ट्रिक थी रचना जी के प्याज। तो गाइस हमने जो जीन पियाजे जी है उनके नाम के लिए अपनी ट्रिक में जिस शब्द का यूज किया है वो प्याज का ही यूज किया है। अगर आप इस तरह से शब्दों में समानता रखते हैं तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा और याद रखने में भी आसानी होगी। तो जो रचनावाद के जनक है वो जीन पियाजे हैं। आज का हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि जो निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रतिमानों एवं मानदंडों के अनुसार प्राथमिक स्तर के 200 विद्यार्थियों के लिए आवश्यक शिक्षकों की संख्या होगी। तो इसकी ट्रिक है 2 से 5 रुपए में शिक्षा। तो इसका उत्तर होगा वो होगा 5। तो गाइस अब हम एक बार फिर से अच्छे से इस प्रश्न को समझ लेंगे। तो गाइस जो हमारा प्रश्न था कि जो निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है उसके प्रतिमानों एवं मापदंडों के अनुसार प्राथमिक स्तर के 200 विद्यार्थियों के लिए कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी। यानी कि गाइस इसमें सीधी सीधी बात यह है कि अगर किसी विद्यालय में 200 पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, तो वहां पर आपको कितने अध्यापक चाहिए, कितने टीचर चाहिए। तो उसमें आपको 5 टीचर की आवश्यकता होगी। तो जिसकी हमारी ट्रिक है 2 से 5 रुपए में शिक्षा, यानी कि निःशुल्क शिक्षा। तो जो 2 से 5 रुपए में शिक्षा दी जाएगी वो भी निःशुल्क दी जाएगी। और 2 से यानी कि 200 विद्यार्थी और 5 रुपए यानी कि 5 शिक्षक। तो इस प्रकार से आप अगर इस ट्रिक को 1 से 2 बार भी पढ़ते हो तो आपको आसानी से यह प्रश्न याद होने वाला है। आज का हमारा जो अगला प्रश्न है, तो गाइज जो ये प्रश्न था ऊपर वाला, ये प्रश्न अधिकतर रिपीट होता रहता है। तो गाइज आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार से है, मानव विकास को क्रम से किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो गाइज जो इसकी ट्रिक है, सॉरी सूर्यग्रहण सारा सामान गुम हो गया। जो इसका उत्तर होगा वो होगा शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। और अब हम अच्छे से एक बार फिर से इस प्रश्न को समझ लेंगे। तो गाइज जो हमारा प्रश्न था कि जो मानव विकास है उसको क्रम से किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिसकी हमारी ट्रिक है सॉरी सूर्यग्रहण सारा सामान गुम हो गया। गाइज आप इसे इस प्रकार देखिए कि आपका
कोई दोस्त है सूर्यज्ञान, उसने आपके पास में कोई सामान रख दिया और वो आपसे गुम हो जाता है, तो आप उससे यही कहोगे कि सॉरी सूर्यज्ञान, जो तुमने हमारे पास में सामान रखा था वो गुम हो गया, यानी कि जो सारा का सारा सामान था उसे कोई ले गया। तो सॉरी से हमारा हो जाएगा शारीरिक, सूर्यज्ञान से हो जाएगा हमारा संज्ञानात्मक, और सारा से हमारा हो जाएगा संवेगात्मक, और समान से हमारा हो जाएगा सामाजिक। आज का हमारा जो नेक्स्ट पर्सन है वो इस प्रकार से है, प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किस शास्त्र में किया गया? तो गाइस इसकी ट्रिक है दर्शन की आत्मा, और जो इसका उत्तर होगा वो होगा दर्शन शास्त्र। तो गाइस जो हमारा प्रश्न था वो इस प्रकार से था कि जो आत्मा शब्द का प्रयोग जो शुरुआत में किया गया वो कौन से शास्त्र के अंतर्गत किया गया? तो जो वो शास्त्र था वो दर्शन शास्त्र था, जिसके अंतर्गत प्रारंभ में आत्मा का प्रयोग किया गया। तो गाइस आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो इस प्रकार से है, रेडिकल निर्मितवाद के प्रतिपादक कौन है? तो गाइस इसकी ट्रिक है रेडियो पर कल गल करेंगे सर, और इसका उत्तर होगा वो होगा ग्लेशरफील्ड। तो गाइस अब हम एक बार फिर से अच्छे से हमारे इस प्रश्न को समझ लेंगे। जो हमारा प्रश्न था कि जो रेडिकल निर्मितवाद है उसके प्रतिपादक कौन है, तो जिसकी हमारी ट्रिक थी रेडियो पर कल गल करेंगे सर, यानी कि जो रेडियो पर आने वाले कार्यक्रम है उनमें आपका जो कोई सर है उसको बुला लिया गया हो। तो इस प्रकार से आप जोड़कर याद रख लेंगे कि जो आपके सर हैं वो रेडियो पर कल गल करेंगे, तो इससे हमारा हो जाएगा ग्लेशरफील्ड, यानी कि कल गल करेंगे सर। आज का हमारा अगला प्रश्न है वो इस प्रकार से है, अधिगम का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? तो गाइस इसकी ट्रिक है ठंडा पिए भोलू, और जो इसका उत्तर होगा वो होगा थार्नडाइक। तो गाइस जो हमारा प्रश्न था उसे हम अच्छे से समझ लेंगे। जो हमारा प्रश्न है अधिगम का प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया? तो इसकी ट्रिक थी ठंडा पिए भोलू, तो ठंडा से हमारा हो जाएगा थार्नडाइक, पिए से हो जाएगा हमारा प्रयास, भोलू से हमारा हो जाएगा भूल, यानी कि जो प्रयास और भूल का सिद्धांत है वो थार्नडाइक जी के द्वारा दिया गया। गाइस जो आज का हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, स्मृति पर सर्वप्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया? जो जिसकी हमारी ट्रिक है ए बी की सास, और जिसका उत्तर होगा वो होगा ए बिंग हास। अब हम एक बार फिर से अच्छे से इस प्रश्न को समझ लेंगे। जो हमारा प्रश्न था कि जो स्मृति है उस पर सबसे पहले क्रमबद्ध रूप में जो अध्ययन किया था वो कौन से मनोवैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? तो जो इसकी ट्रिक है ए बी की सास, तो ए बी की सास में जो ध्वनि आती है वो आती है ए बिंग हॉस से, जो मिलती जुलती ध्वनि है। आज का हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, किशोरों में संवेगों के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसकी ट्रिक है किशोर सोए प्रांगण में, और जो इसका उत्तर होगा वो होगा प्रक्षेपण। तो गाइज जो हमारा प्रश्न था वो इस प्रकार से था कि जो किशोरों में संवेगों के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय है वो कौन सा है? इसकी ट्रिक है किशोर सोए प्रांगण में, तो जो इसका उत्तर होगा वो होगा प्रक्षेपण। आज का हमारा जो 12वें नंबर का प्रश्न है वो इस प्रकार से है, विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, निम्न में से किस सिद्धांत के कारण ऐसा होता है? तो इसकी ट्रिक है विकास की उम्र मेरे समान है, तो और जो इसका उत्तर होगा वो होगा एक समान पैटर्न।
तो गाइस एक बार फिर से हम अच्छे से इस प्रश्न को समझ लेंगे। जो हमारा प्रश्न था, विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, यह निम्न में से किस सिद्धांत के कारण ऐसा होता है? तो विकास की उम्र मेरे समान है, जो कि हमारी ठीक है। तो इससे जो हमारा उत्तर है वो निकल कर आ जाएगा कि जो एक समान पैटर्न यानी कि विकास की और मेरी उम्र बराबर है, तो एक समान हुई उम्र। तो इस प्रकार जोड़कर याद रख लेंगे कि जो विकास हमेशा बच्चे की उम्र से मेल खाता है, यह विकास के एक समान पैटर्न के कारण ऐसा होता है। आज का हमारा 13वें नंबर का क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जो कि जन्म से 2 वर्ष तक की होती है के दौरान बच्चा सबसे बेहतर किससे सीखता है? तो इसकी ट्रिक है इंद्र के प्याज। जो इसका उत्तर होगा वो होगा इंद्रियों से। तो गाइस आज की हमारी ये वीडियो यही समाप्त होती है। गाइस आप सब लोग हमारी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के पास में शेयर करें और आप सब लोग हमारे चैनल का ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें। थैंक यू गाइस।